हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप एंड वर्क इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हम इसको आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ग्रुप और वर्क दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी में इनकी बड़ी एक इम्पोर्टेंस है। एक ग्रुप उन लोगों का आप समझ लें सम होता है जो एक कॉमन गोल्स अचीव करने के लिए मिलकर काम करते हैं, जबकि वर्क उस एक्टिविटी को कहते हैं जो किसी हासिल को पाने के लिए की जाती है। अब इस टॉपिक में हम ग्रुप और वर्क के हर पहलू को इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे और चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ग्रुप? अब ग्रुप की डेफिनेशन को पहले डिस्कस करते हैं। अब एक ग्रुप या दो या उससे ज्यादा लोगों का एक ऐसा मजमूआ होता है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक कॉमन गोल अचीव करते हैं। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें फर्स्ट है कॉमन गोल। अब हर ग्रुप का एक शेयर्ड गोल होता है, जैसे कि क्रिकेट टीम का गोल होता है मैच जीतना, इसको कहते हैं हम कॉमन गोल्स। फिर होता है इंटरडिपेंडेंस। अब ये जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप के मेंबर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फिर थर्ड ग्रुप है इंटरेक्शन। अब ग्रुप के अंदर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरेक्शन। फिर फोर्थ है ग्रुप नॉर्म्स। अब हर ग्रुप के अपने रूल्स होते हैं जो मेंबर को फॉलो करने होते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रुप्स नॉर्म। अब टाइप्स ऑफ ग्रुप में कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप। तो जो फर्स्ट है फॉर्मल ग्रुप, ये ग्रुप्स ऑफिशियली बनाए जाते हैं, जैसे कि ऑफिस टीम, इसे हम कहते हैं फॉर्मल ग्रुप्स। फिर होता है इनफॉर्मल ग्रुप। अब ये नेचुरली बनते हैं, जैसे दोस्तों का सर्कल। फिर थर्ड है प्राइमरी ग्रुप। ये क्लोज और इंटीमेट होते हैं, जैसे फैमिली। फिर फोर्थ है सेकेंडरी ग्रुप। ये लार्ज और इम्पर्सनल होते हैं, जैसे कि कॉलेज क्लास होती है ना। फिर ग्रुप एंड वर्क के अंदर आता है वर्क। व्हाट इज वर्क? तो वर्क से मुराद है वो एक्टिविटी जो किसी गोल को अचीव करने के लिए की जाती है। ये पेड या अनपेड हो सकती है। अब वर्क की डेफिनेशन मैं कुछ इस तरह से करूंगा कि वर्क एक ऐसी एक्टिविटी है जो प्रोडक्टिव होती है और किसी भी स्पेसिफिक आउटकम के लिए की जाती है। अब इसके अंदर इसकी कुछ टाइप्स आते हैं। फिजिकल वर्क, जैसे जैसे कि मजदूर का काम होता है, फिजिकली वो वर्क करता है। फिर मेंटल वर्क, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, वो बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो एक मेंटली वर्क होता है। फिर टीम बेस्ड वर्क होता है, ये वर्क ग्रुप में किया जाता है। फिर इंडिविजुअल वर्क, ये काम अकेले बंदा करता है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप एंड वर्क। जब एक ग्रुप एक गोल अचीव करने के लिए मिलकर काम करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्रुप वर्क कहते हैं। अब ग्रुप वर्क काफी प्रोडक्टिव हो सकता है क्योंकि हर मेंबर अपनी एक्सपर्टीज लाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट टीम का हर मेंबर अपने स्किल्स का इस्तेमाल करता है ताकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। फिर इसके कुछ एडवांटेजेस आती हैं ग्रुप वर्क की ना। इसमें फर्स्ट है क्रिएटिविटी और इनोवेशन। हर मेंबर का अलग पर्सपेक्टिव होता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेकंड आता है। ग्रुप में ज्यादा आइडियाज और सॉल्यूशन मिलते हैं। वर्क डिवीजन, अब काम एफिशिएंटली डिवाइड होता है। फिर चैलेंजेस इन ग्रुप वर्क आता है। इसमें फर्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी लोग एक दूसरे के आइडियाज से एग्री नहीं करते। फिर फ्री राइडर्स आते हैं, कुछ लोग काम नहीं करते मगर क्रेडिट लेते हैं। फिर थर्ड है कम्युनिकेशन इश्यूज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना होने से प्रॉब्लम होती है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। एक क्रिकेट टीम ग्रुप को परफेक्ट एग्जांपल है। अब इस टीम का हर प्लेयर को अपना रोल, उसका अपना एक रोल होता है, जैसे कि बैट्समैन का टारगेट स्कोर करना, बॉलर का विकेट लेना और फील्डर का रन रोकना। अब हर मेंबर अपने काम का जो जिम्मेदार होता है, मगर सबका गोल कॉमन होता है, मतलब मैच जीतना है। इस तरह सेकंड एग्जांपल है कि जैसे कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक टीम को, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ऐप बनाने पर काम कर रही है। अब डिजाइनर इंटरफेस डिजाइन करता है, डेवलपर कोड लिखता है और जो टेस्टर बग्स ढूंढता है। सब मिलकर काम करते हैं और एंड रिजल्ट का सक्सेसफुल ऐप होता है।
और उनका एंड रिजल्ट क्या होता है? सक्सेसफुली एक ऐप बनाना। फिर इसी के साथ एक लिंक है, साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप इन वर्क प्लेस। अब ग्रुप ह्यूमन बिहेवियर पर काफी असर डालता है। ग्रुप के अंदर काम करने से मोटिवेशन बढ़ती है, सोशल सपोर्ट मिलता है, प्रोडक्टिविटी इनहेंस होती है। ग्रुप एंड वर्क में जो सेकंड टॉपिक है उसको कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। अब सोशल इंटरेक्शन इंसानी रिश्ते और ताल्लुकात का एक बुनियादी हिस्सा है। ये वो प्रोसेस है जिसमें दो या उससे ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन शेयर करते हैं। हर इंसानी एक्टिविटी किसी न किसी फॉर्म में सोशल इंटरेक्शन पर बेस करती है। अब इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट डिफाइन देखते हैं। अब सोशल इंटरेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर सेकंड आता है, इसके कुछ की एलिमेंट्स आते हैं सोशल इंटरेक्शन के। फर्स्ट है कम्युनिकेशन। अब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीकों से होता है। फिर आता है म्यूचुअल इन्फ्लुएंस। अब दोनों पार्टीज एक दूसरे पर असर डालती हैं। फिर कॉन्टेक्ट। अब इंटरेक्शन का जो इन्वायरमेंट है, जैसे सिचुएशन, जैसे ऑफिस, स्कूल या घर। फिर आता है गोल्स। हर इंटरेक्शन का एक एम या मकसद होता है। फिर इसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अब फर्स्ट है कोऑपरेशन। जब लोग मिलकर काम करते हैं, जैसे एक टीम का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, इसको हम कहते हैं कोऑपरेशन। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट। जब लोगों के दरमियान डिसएग्रीमेंट या टेंशन हो, जैसे एक ऑफिस में रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन। फिर आता है अकोमोडेशन। अब एडजस्टमेंट करना, जैसे कि एक टीममेट की प्रेफरेंस को समझना और एक्सेप्ट करना। फिर फोर्थ आता है कंपटीशन। जब लोग एक दूसरे से बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जैसे एक सेल टीम में टारगेट अचीव करना। फिर फिफ्थ है एक्सचेंज। जब लोग अपने एक्शंस के बदले में कुछ हासिल करते हैं, जैसे एक एम्प्लॉय अपने काम के बदले सैलरी लेता है। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंस आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन ग्रुप। अब सोशल इंटरेक्शन किसी भी ग्रुप के जो बैकबोन होती है। जब तक ग्रुप मेंबर एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली इंटरेक्ट नहीं करते, जब तक ग्रुप अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकता, सोशल इंटरेक्शन का रोल ये होता है। फर्स्ट होता है कम्युनिकेशन फैसिलिटेशन। अब हर मेंबर अपने आइडियाज और फीडबैक शेयर करता है इसमें। फिर सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसएग्रीमेंट रिजॉल्व होते हैं इसमें। फिर ट्रस्ट बिल्डिंग। अब इंटरेक्शन से मेंबर के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है। फिर फोर्थ है कोलैबोरेशन इनहेंसमेंट। मेंबर अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस शेयर करते हैं और मिलकर काम करते हैं। फिर इसके कुछ स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इसमें फर्स्ट है इनिटेशन। अब इंटरेक्शन की जो शुरुआत होती है, जैसे ग्रीटिंग या इंट्रोडक्शन। फिर इस तरह सेकंड आता है एक्सचेंज। लोग अपने थॉट्स और आइडिया शेयर करते हैं। थर्ड है कोऑर्डिनेशन। अब मेंबर अपने एक्शंस अलाइन करते हैं ताकि गोल्स अचीव हो। फिर फोर्थ है क्लोजर। अब इंटरेक्शन के एंड होता है, जैसे मीटिंग का खात्मा। फिर इसके कुछ बैरियर्स टू इफेक्टिव सोशल इंटरेक्शन है। अब इसमें फर्स्ट है लैंग्वेज बैरियर। जब मेंबर अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, इसको हम कहते हैं लैंग्वेज बैरियर्स। फिर कल्चर डिफरेंसेस। जब मेंबर्स की बिलीफ और वैल्यूज अलग होते हैं। मिसकम्युनिकेशन। जब बात समझने में गलतफहमी हो। फिर ग्रुप एंड वर्क में जो थर्ड टॉपिक है वो है ड्रामाटर्जी एंड इम्प्रेशन मैनेजमेंट। अब ड्रामाटर्जी और इम्प्रेशन मैनेजमेंट इंसानी बिहेवियर और इंटरेक्शन को समझने के लिए एक यूनिक नजरिया देता है। ये टर्म्स सोशियोलॉजी से ली गई हैं और इनका जो फोकस है इस बात पर है कि कैसे लोग अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं और अपनी इमेज को मैनेज करते हैं। अब ड्रामाटर्जी का कॉन्सेप्ट अराइविंग गोफनमैन ने इंट्रोड्यूस किया था, जो इंसानी इंटरेक्शन को एक स्टेज परफॉर्मेंस के तौर पर देखते हैं। इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन ऑफ ड्रामाटर्जी। ड्रामाटर्जी एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो ये कहता है कि इंसानी जिंदगी एक स्टेज की तरह है
जहाँ हर शख्स अपने रोल को परफॉर्म कर रहा है। हर इंटरैक्शन में लोग अपने एक्शंस और बिहेवियर को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि वो ऑडियंस को एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरे, मतलब ऑडियंस के जो एक्सपेक्टेशंस है उसके ऊपर पूरा उतरे। फिर इसके कुछ की कॉन्सेप्ट हैं ड्रामाटर्जी के। फ्रंट है, फ्रंट स्टेज बिहेवियर फर्स्ट है। अब फ्रंट स्टेज वो जगह है जहां लोग अपने बेस्ट बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे एक टीचर का क्लासरूम में अपना प्रोफेशनल रोल अदा करना। फिर आता है बैक स्टेज बिहेवियर। अब बैक स्टेज बिहेवियर जो है, बैक स्टेज वो जगह है जहां लोग रिलैक्स करते हैं और अपने असली इमोशंस दिखाते हैं, जैसे एक टीचर का घर पर अपनी फैमिली के साथ इनफॉर्मल होना। फिर रोल परफॉर्मेंस है, हर इंसान अपने रोल के मुताबिक एक्ट करता है, जैसे एक डॉक्टर का अपने पेशेंट के साथ एम्पैथेटिक होना। फिर फोर्थ है ऑडियंस। ऑडियंस उन लोगों का एक सम होता है जो किसी इंसान के परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसका रिस्पॉन्स देते हैं। फिर हम डिफाइन करते हैं इम्प्रेशन मैनेजमेंट की। अब इम्प्रेशन मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लोग अपने एक्शंस और वर्ड को किस तरह मैनेज करते हैं कि दूसरे लोग उन्हें पॉजिटिव तरीके से परसीव करें। ये कॉन्सेप्ट भी गोफमैन ने दिया था और इसका फोकस इस बात पर है कि लोग अपने इमेज को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, की टेक्निक्स इम्प्रेशन मैनेजमेंट की ना। इसमें फर्स्ट है सेल्फ प्रेजेंटेशन। अपने आप को इस तरह दिखाना कि ऑडियंस इम्प्रेस्ड हो, जैसे एक जॉब इंटरव्यू में प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाना। फिर सेकंड है इंटीग्रेशन। अब दूसरों की तरफ मतलब दूसरों की तारीफ करना या उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करना। फिर थर्ड है डिफेंसिव स्ट्रेटजीज। अपनी जो गलतियां हैं छुपाना या उन्हें जस्टिफाई करना, जैसे किसी एम्प्लॉय को अपने लेट अराइवल के लिए ट्रैफिक का एक्सक्यूज देना। फिर होता है फोर्थ असर्टिव स्ट्रेटजीज। अब अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करना, जैसे एक स्टूडेंट का अपने अचीवमेंट पर बात करना। फिर कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रामाटर्जी और इम्प्रेशन मैनेजमेंट की इन ग्रुप में है। इसमें ग्रुप सेटिंग में ये कॉन्सेप्ट काफी जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट है ट्रस्ट बिल्डिंग। अगर लोग अपने आप को होनेस्टली प्रेजेंट करें तो ट्रस्ट डेवलप होता है। फिर सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इंप्रेशन मैनेजमेंट से मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व की जा सकती है। थर्ड है प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट। ग्रुप मेंबर्स अपने जो रोल्स हैं इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं। फिर इसकी कुछ एप्लीकेशन ऑफ ड्रामाटर्जी और इंप्रेशन मैनेजमेंट इन वर्क प्लेस की हैं। फ्रंट स्टेज बिहेवियर इन मीटिंग। मीटिंग के दौरान अपने एम्प्लॉय और मैनेजर अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाते हैं और प्रोफेशनल रोल अदा करते हैं। बैक स्टेज बिहेवियर इन ब्रेक रूम्स क्या होता है? अब ब्रेक रूम में एम्प्लॉय रिलैक्स्ड होते हैं और अपने असली इमोशन एक्सप्रेस करते हैं। फिर थर्ड है इंप्रेशन मैनेजमेंट इन जॉब इंटरव्यू। एक जॉब इंटरव्यू में कैंडिडेट अपने स्ट्रेंथ और स्किल्स को हाईलाइट करता है ताकि वो एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करे। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। टीचर इन क्लासरूम। एक टीचर अपने स्टूडेंट के सामने फ्रंट स्टेज पर होता है। वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज मतलब दिखाई देता है, मगर जब वो स्टाफ रूम में होता है तो वो रिलैक्स्ड और इनफॉर्मल होता है। ये फ्रंट और बैक स्टेज की एक क्लासिक एग्जांपल मैंने आपको दी है। फिर सेकंड है सीईओ रोल इन पब्लिक इवेंट। अब एक सीईओ जो जब एक पब्लिक इवेंट में होता है तो वो अपनी कंपनी की पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करता है, मगर जब वो अपने ऑफिस में होता है तो कॉजली अपने कुलीग के साथ इंटरेक्ट करता है। फिर इसी तरह एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है जो जहाँ लोग अपने फ्रंट स्टेज बिहेवियर दिखाते हैं। हर पोस्ट और फोटो केयरफुली चूज की जाती हैं ताकि एक अच्छी इमेज बनाई जा सके। फिर इसकी क्रिटिसिज्म ऑफ ड्रामाटर्जी की एक इम्प्रेस मैनेजमेंट है। अब लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी है। ये कॉन्सेप्ट ये सुजेस्ट करता है कि लोग हमेशा अपनी असली फीलिंग को छुपाते हैं। फिर मैनिपुलेशन है। इम्प्रेस मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट की एक मिसयूज है, हो सकता है, जैसे किसी फ्रॉड स्टार के अपने आप को ट्रस्ट वर्थी दिखाना। फिर ओवर एम्फासिस ऑन सोशल अप्रूवल। हर इंसान को ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा सोसाइटी की अप्रूवल चाहता हो। फिर इसके कुछ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं। अब ड्रामाटर्जी और इम्प्रेशन मैनेजमेंट इंसानी साइकोलॉजी को समझने में मददगार है। ये बताते हैं कि लोग अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अडॉप्ट करते हैं।
अब लोगों के जो बिहेवियर का उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी पर क्या असर होता है? ग्रुप एंड वर्क का जो लास्ट टॉपिक है वो है सोशल स्किल। तो सोशल स्किल इंसानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो लोगों को आपस में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने, कोलैबोरेट करने और पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में मदद करती हैं। अब सोशल स्किल का असर हर फील्ड, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल में, देखा जा सकता है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डेफिनेशन। अब सोशल स्किल इंसानी बिहेवियर का वो एस्पेक्ट है जो एक शख्स को इफेक्टिवली इंटरेक्ट करने और दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाने में मददगार साबित होता है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक अहम सोशल स्किल है जो वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म में होती है। अब वर्बल कम्युनिकेशन साफ और समझने लायक बात करना, मतलब वो कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज, मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस और गेस्टर्स के थ्रू एक लीडर जो अपनी टीम के साथ क्लियर और मोटिवेटिव स्पीच देना। फिर होता है एम्पैथी। अब दूसरों के इमोशंस को समझना और उन्हें वैल्यू देना। एक फ्रेंड का अपने दोस्त की प्रॉब्लम सुनना और उसकी मदद करना। फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इश्यूज और मिसअंडरस्टैंडिंग को पीसफुली सॉल्व करना। एक मैनेजर का अपनी टीम के दरमियान एक डिसएग्रीमेंट का रिजॉल्व करना। फिर एक्टिंग लिसनिंग आता है। अब देखिए, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और समझना। एक टीचर का अपने स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पोटेंशियली सुनना होता है, उनकी बातों का जवाब देना होता है। फिर टीम वर्क आता है। अब एक ग्रुप में इफेक्टिवली काम करना और हर मेंबर को सपोर्ट करना। एक प्रोजेक्ट टीम का मिलकर एक डेडलाइन पर काम करना, समझ लें कि एक टीम वर्क होता है। फिर आता है निगोटिएशंस। अपनी बात को समझना और कंप्रोमाइज करते हुए सॉल्यूशन फाइंड करना। एक बिजनेस डील फाइनलाइज करते वक्त दो कंपनीज एक मैनेजर को अपने इंटरेस्ट बैलेंस करना बताते हैं। फिर अडेप्टेबिलिटी आता है। हर सिचुएशन में अपने बिहेवियर और कम्युनिकेशन को एडजस्ट करना, जैसे कि एक एम्प्लॉय का एक नए टीम इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्किल्स इन ग्रुप एंड वर्क प्लेस। इसमें इम्प्रूव कम्युनिकेशन होती है। अब सोशल स्किल से इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है जो मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करती है। फिर स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होते हैं। सोशली स्किल्ड लोग दूसरों के साथ ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। फिर हायर प्रोडक्टिविटी होती है। जब टीम मेंबर अच्छी सोशल स्किल्स रखते हैं तो वो वर्क इन्वायरमेंट फ्रेंडली और प्रोडक्टिव होता है। फिर बेटर लीडरशिप आता है। अब लीडर्स जो एम्पैथी और कम्युनिकेशन में स्ट्रांग होते हैं अपनी टीम को बेटर मैनेज करते हैं। फिर डेवलपिंग सोशल स्किल्स। अब सोशल स्किल इनेट हो सकती है मगर उन्हें इम्प्रूव भी किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता लगाना, जैसे कि अपने टोन या बॉडी लैंग्वेज को रिव्यू करना और इम्प्रूव करना। फिर सेकंड है फीडबैक एस्पेक्ट, मतलब एक्सपेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, सॉरी। अब दूसरों की जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को अप्रिशिएट करना और उस पर काम करना। फिर आता है प्रैक्टिस कम्युनिकेशन। अब देखिए, रोल प्लेइंग और डेली इंटरेक्शन में प्रैक्टिस करना, ये होता है प्रैक्टिस कम्युनिकेशन। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना। अब अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना और इफेक्टिवली हैंडल करना। फिर इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि चैलेंजेस इन यूजिंग सोशल स्किल। अब कल्चरल डिफरेंसेस में होता है, अगर मतलब अलग कल्चर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। जैसे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में अलग कल्चर्स के एम्प्लॉयज के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस आता है। अब सोशल मीडिया और ऑनलाइन कम्युनिकेशन फेस टू फेस इंटरेक्शन को रिप्लेस करती जा रही है। फिर थर्ड है स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट। जब वर्क इन्वायरमेंट टेंस हो तो सोशल स्किल्स को यूज मुश्किल हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का काम एक एंग्री कस्टमर को क्लैमली हैंडल करना और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। ये उसकी कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल का टेस्ट है।
फिर लीडरशिप इन क्राइसिस, फॉर एग्जांपल एक कंपनी के सीईओ जब कंपनी का फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा हो तो अपने एम्प्लॉय के साथ ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना और उन्हें मोटिवेट रखना उसकी लीडरशिप और सोशल स्किल को प्रैक्टिकल, एक मैं आपको एग्जांपल दी है इसकी। अब अगर हम इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ सोशल स्किल पर बात करें तो इसमें फर्स्ट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखें, अच्छी सोशल स्किल से एक इंसान की सेल्फ स्टीम बढ़ती है। फिर स्ट्रेस रिडक्शन आता है। अब एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग से स्ट्रेसफुल सिचुएशन मैनेजेबल होती है। फिर थर्ड है पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। जब सब मेंबर सोशल स्किल्स को इफेक्टिवली यूज करते हैं तो काम का जो इन्वायरमेंट है हेल्थी होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।